बच्चों, अशोक के बारे में पढ़ने के संदर्भ में मैंने अशोक के जीवन परिचय को लेकर बात कर ली थी। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए जिस व्यक्ति ने अभिलेख के संदर्भ में पहली बार काम किया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? अशोक। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो देखिए, इतिहास जानने के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। एक को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ऐसी कुछ बताया है पहली क्लास। अब देखो, पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? तो अभिलेख आते हैं। क्या आते हैं? अभिलेख आएंगे, सिक्के आएंगे। पुरातात्विक मतलब जिनको छू सकते हो, जिनको सामने से देख सकते हो। बताओ, किताब में लिखी हुई बात को ज्यादा बिलीव करते हो कि देखी हुई बात को बिलीव करते हो? देखी हुई बात को। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन भारत को समझने के लिए सबसे सही एविडेंस है। तो अभिलेख हो गया, सिक्के हो गया, मंदिर हो गया, वास्तुकला हो गई, ठीक है, बर्तन हो गए, मूर्तियां हो गई, ये सब क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। कैसे साक्ष्य है? पुरातात्विक साक्ष्य है। तो इसमें सबसे पहली बार अभिलेख के संदर्भ की बात कब, किसके शासनकाल में आई? तो अशोक के शासनकाल में। सुनते चलेगा ध्यान से, किसके शासनकाल में आई? अशोक के शासनकाल में। बच्चों, मैं अब जब अभिलेख आपको बताना चालू किया था तो मैंने बताया था कि अभिलेख किसे कहते हैं। सुनते चलिएगा, लाइन से पकड़वाते चल रहा हूं, क्योंकि कुछ नए बच्चे, उनको आज मेरा पहला क्लास है, उनको समझ ही नहीं आएगा। देखो, अभिलेख क्या है? चलो, अभिलेख क्या है बताओ? अभिलेख क्या है? कैसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अभिलेख क्या है? कुछ लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ? किसमें लिखा हुआ? ऐसे नहीं बताते ना, जैसे मैं बताऊं। मैडम बताइए, अभिलेख क्या होता है? बैठे रिलैक्स होता। हाँ, जानकारी मिलती है, ठीक है। अब वो वस्तु कौन कौन सी हो सकती है? देखो, मैं अब इन शॉर्ट करता हूं। किसी भी राजा के संदर्भ में, राजा के द्वारा किए गए कार्य के निर्माण के संदर्भ में राजा अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखता है। किसके माध्यम से लिखता है? अमात्य के माध्यम से लिखता है, महामंत्री के माध्यम से लिखता है, वहां का जो पुरोहित व्यक्ति रहता है उसके माध्यम से लिखता है। इसके लिए किसका प्रयोग करता है? तो ध्यान से सुनेगा। जब प्राचीन भारतीय इतिहास में राजा अपने शासनकाल के संदर्भ में कोई बात किसी वस्तु के माध्यम से लिख के करते हैं, तो किसमें लिखेंगे? वो पत्थर पे लिख सकता है, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? जब पत्थर पे लिखेगा तो शिलालेख कहलाएगा। वो पत्ते पे लिख सकता है, बिल्कुल पत्ते पे लिख सकता है, तो तांबे का पत्ता हो सकता है या वास्तव में सिर्फ पत्ता हो सकता है। तो तांबे का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ताम्रपत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर वो खंभे में कोई चीज लिखा है, उसे कहते हैं स्तंभ। क्या कहेंगे? उसे स्तंभ लेख कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। पत्थर पे लिखा तो वो शिलालेख, तांबे पे लिखा तो ताम्रपत्र, स्तंभ लेख। लकड़ी पर अगर कोई लिखा है तो काष्ठ अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काष्ठ अभिलेख। यानी कि आपको मोटा मोटा समझ में आया कि अभिलेख राजा अपनी चीजों को अलग अलग चीजों पे लिखता है। और अगर गुफा में लिखा है, मान लो आदि मानव काल के जो चित्र लिखे हुए हैं, तो गुहा लेख कहलाता है। क्या कहलाता है वो? गुहा लेख, गुफाओं पर लिखा हुआ। अशोक की अगर बात करेंगे तो अशोक ने 3 तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया। पहले को कहते हैं शिलालेख, दूसरे को कहते हैं स्तंभ लेख, और तीसरे को कहते हैं गुहा लेख। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब समझिएगा। ये हो गई एक बात। बच्चों, इसी के संदर्भ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अशोक ने कैसे चीजें की? तो अशोक ने जब अभिलेख लिखा तो अशोक ने सबसे पहले स्तंभ लेख लिखा। तो स्तंभ लेख में भी कैसा है? 7 स्तंभ लेख ऐसे थे बच्चों जो बड़े स्तंभ लेख थे, और 3 स्तंभ लेख ऐसे थे जो छोटे स्तंभ लेख थे। टोटल कितने स्तंभ लेख थे? 10। 14 शिलालेख मतलब ये पत्थरों पर लिखे गए, ये क्या है? 14 बृहद शिलालेख। ठीक है। इसके अलावा क्या हुए? लघु शिलालेख की संख्या नहीं है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। फिर अगला क्या आया? गुहा लेख। इसके अलावा बच्चों, मैंने एक चीज और बताई थी। अशोक ने और क्या किया? अशोक ने और में स्तूप निर्माण का काम किया है। किसका काम किया है? स्तूप निर्माण। दूसरा, विहार बनाने का काम किया है, विहार निर्माण। तीसरा,
चैत्य निर्माण का काम किया। किसका काम किया? चैत्य निर्माण का। इस क्लास को आप ये समझिएगा, आज की क्लास पुरानी क्लास से पूरी तरीके से जोड़ के बता रहे हैं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट है, टॉपिक बीच में है तो समझ में नहीं आए, तो वापस से शिलालेख को पूरा कवर कर रहे हैं ना, तो वापस से पूरी चीज कवर होंगी। तो बेसिक, स्तूप किसे कहते हैं? चलिए बताइए, स्तूप किसे कहते हैं? सुनिए बताइए, स्तूप किसे कहते हैं? मैंने बताया था कल, किसे कहते हैं? कैसे नहीं पता है? देखो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसको शवाधान करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। या तो उस मनुष्य को जमीन में गाड़ दो, या तो उस मनुष्य के शरीर को किसी ऊंचाई पर कुछ समय के रख दो, चील कौवे आएंगे खाएंगे, उनकी जो हड्डियां बच जाएंगी उनके अवशेष को रखेंगे, है ना, ये ईरानी संस्कृति में ऐसा होता है। और तीसरा तरीका होता है कि जो हिंदू संस्कृति में होता है कि दाह संस्कार कर दो और उसके बाद जो उसकी हड्डियां बच जाए उसकी अस्थियों को बहा दो, या उनके ऊपर जहां पे भी उनको जलाया जाता है उसके ऊपर चबूतरे का निर्माण किया जाता है। ऐसा देखो, स्तूप का, देखो आप लोग बिल्कुल किताब नहीं पढ़ रहे हो ना, आपसे मैं एकदम सिंपल सा चीज पूछता हूँ, स्तूप क्या है, विहार क्या है, चैत्य क्या है? मेरे किताब बांट के मेहनत करके, भैया वो 5-6 किताबों को पढ़ने के बाद वो किताब बनाए और 204 पेज की किताब बनाए, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। उसमें एक एक लाइन लिखा है, स्तूप और चैत्य को मैं डिफरेंस बना के लिखा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। स्तूप का मतलब होता है बच्चों कायदे से वस्तु का ढेर। क्या? वस्तु का ढेर। जब किसी व्यक्ति विशेष को जलाया जाता है तो उसकी हड्डियां जो बच जाती, उस हड्डियों के ऊपर एक चबूतरा बना दिया जाता है, वो स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी चबूतरे के चारों ओर अच्छा सा प्रांगण बना दिया जाए और अच्छा सा, बहुत मतलब एक उस व्यक्ति को जोड़ने के लिए, उस इकट्ठा करने के लिए संगोष्ठी टाइप का आयोजन किया जाए। तो उस मतलब उस स्तूप के चारों ओर आपने ऐसा चीज कर दिया कि वो मंदिर निर्माण टाइप का कर दिया है, तो वो क्या हो जाता है? वो एक धार्मिक स्थल हो जाता है। बुद्ध के संदर्भ में अगर बात करोगे तो बुद्ध के संदर्भ में यही हुआ। तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने स्तूप का निर्माण कराया। तब देखो, अशोक ने जब स्तूप का निर्माण कराया था तो अशोक ने तकरीबन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितने? 84,000। अब ये कहां कराया? 84,000 स्तूपों का निर्माण कहां कराया? रायसेन, मतलब सांची का स्तूप सांची में कराया कि सारनाथ में कराया? कहां कराया? सांची में कराया। कहां कराया? देखो अब समझिएगा बच्चों, अब ये सोचिए कि किसी व्यक्ति की हड्डियों का अवशेष इतना ज्यादा होगा क्या कि स्तूप कि 84,000 स्तूप बन पाएंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो उसकी राख थी, राख को रख के एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम राख का एक एक चुटकी रख के उसने कितने स्तूप का निर्माण कराया? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और इसी 84,000 स्तूपों को तोड़ेगा एक व्यक्ति जब मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल का पहला वंश कौन सा है? शुंग वंश है। तो पुष्यमित्र शुंग जो ये पूरे 84,000 स्तूपों को ढेर कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि वो वैदिक धर्म की शुरुआत करेगा। मैंने बताया आपको। देखिए विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, वो जिस स्थान पे रहते हैं, जिस निवास में रहते हैं, उसे ही विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? और चैत्य क्या होता है? स्तूप के चारों ओर प्रांगण का निर्माण करके उसको बौद्ध धार्मिक स्थल बनाना चैत्य कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अशोक ने इन तीनों का निर्माण कराया, लेकिन सर्वाधिक किसका निर्माण कराया? स्तूप का निर्माण कराया। क्लियर हुआ? तो अशोक ने क्या क्या चीज किया? अशोक ने स्तंभ लेख, अशोक ने शिलालेख, अशोक ने गुहा लेख, अशोक ने स्तूप निर्माण, विहार निर्माण, चैत्य निर्माण, इसका कार्य किया। किसके संदर्भ में? बौद्ध धर्म के संदर्भ में। थोड़ा सा और समझिएगा, अब इसको आगे और बढ़ाएंगे। देखिए आपको डेट मैंने बताई थी 269 BC, याद है? फिर अगला डेट क्या बताया था? 261 BC। फिर अगला डेट बताया था 258 BC। फिर अगली डेट बताई थी 251 BC। फिर एक और डेट बताई थी 232 BC। यही डेट थी? अरे यही डेट थी कि नहीं? देखो 269 में क्या होता है? पहली बार अशोक राजा बनता है, यानी राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक होता है। 261 में क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। और कलिंग युद्ध में क्या होता है? अशोक शुरुआती समय में बहुत खूंखार व्यक्ति रहते हैं, अशोक का फिर क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। तो कलिंग युद्ध में क्या रहता है? कलिंग युद्ध में उस समय वो दिग्विजय की नीति अपनाता है। कौन सी नीति अपनाता है?
तो कलिंग युद्ध में दिग्विजय का मतलब होता है हमेशा जीतते हुए जाना और कभी ना रुकना, है ना। तो दिग्विजय की नीति से कौन सी नीति पे आता है? वो धम्म विजय की नीति आता है या धम्म नीति पे आता है। जैसे ही धम्म नीति पे आता है बच्चों, तो 261 के बाद ध्यान दिएगा, 260 बीसी में वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। और जैसे ही वो बौद्ध धर्म अपनाता है तो बौद्ध धर्म को मतलब अपनाने के बाद वो बौद्ध धर्म के संदर्भ में बहुत सारे काम करता है। तो वो क्या करता है, जहां किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में, वो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है। ये सब कहां से पता चलता है? इन शिलालेख को पढ़ेंगे तो पता चलता है। मैंने इसमें आपको लिस्ट करके भी मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा, आप बताते चलिएगा क्या क्या मैंने कल बताया था। थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे। देखिए 258 में बच्चों उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? अच्छा, धम्म महामात्र कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो अगर प्रारंभ में 2 धम्म महामात्र की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने श्रीलंका में भेजा अशोक ने, वो कौन थे? 2 व्यक्ति थे, महेंद्र और संघमित्रा, जो दोनों उसके पुत्र थे। किसके? अशोक के। तो महेंद्र और संघमित्रा को स्पेशली वो श्रीलंका के लिए भेजता है। और मैंने आपको याद है बच्चों, पिछली क्लास में मैप बना के कम से कम 10 नाम बताया है अलग अलग जगह पे। तो आप मेन याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा, ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसी तरीके से ध्यान देंगे बच्चों, 251 में अशोक क्या करता है? तो अशोक तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। बौद्ध संगीति क्या होती है? मैंने बताया ना, बौद्ध धर्म पढ़ाते उस समय, है ना। तो 3rd बौद्ध संगीति का आयोजन करता है, जो किसके काल में होती है? अशोक के शासन काल में होती है। कौन सी राजधानी में होती है? तो पाटलिपुत्र राजधानी में। कौन गुरु होता है? तो मोगलीपुत्र तिष्य गुरु होता है। किसकी रचना की जाती है? तो अभिधम्म पिटक की रचना की जाती है। अभिधम्म पिटक के अलावा और किसकी रचना की जाती है? तो कथा सरित सागर की रचना की जाती है। ये 5 प्रकार के सवाल बनते हैं किसमें? तीसरी बौद्ध संगीति में। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति के संदर्भ में, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 251 बीसी में हुआ। कौन सा राजा था? अशोक था। कौन सा गुरु था? मोगलीपुत्र तिष्य था। कौन सी राजधानी थी या कहां आयोजन हुआ? पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ। और किस चीज की रचना हुई? तो अभिधम्म पिटक की रचना हुई। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ये पिटक क्या होता है? तो पिटक 3 प्रकार के होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कब हुई है? पहली बौद्ध संगीति में। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति की खासियत क्या है? स्थाविर और बताइए, एक प्रगतिवादी और एक परंपरावादी। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बटी, एक प्रगतिवादी विचारधारा, एक परंपरावादी। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक के निर्माण की रचना हुई और कथा सरित सागर का निर्माण हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बट गई। जैन धर्म में कितनी शाखाएं हैं? 2। कौन कौन सी? श्वेतांबर और दिगंबर। जो दक्षिण भारत की शाखा है वो दिगंबर, जो उत्तर भारत की शाखा है वो श्वेतांबर। याद रखिएगा, पहले की चीजों को जोड़ते हुए चलेगा। तो बच्चों 251 बीसी में क्या हुआ? अशोक ने बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। और 232 बीसी में क्या हुआ बच्चों? अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की जब मृत्यु हुई बच्चों, तो अशोक के मेन पुत्रों में, मैंने आपको इनके टोटल 5 पुत्रों का या 5 बच्चों का उल्लेख कराया है ना, जिसमें तीवर का भी उल्लेख किया है। तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी इसका बेटा होता है वो तीवर होता है। पर तीवर एक कमजोर शासक होता है, लेकिन इसका जो पोता होता है उसका नाम दशरथ होता है। और दशरथ एक चीज का काम करता है, दशरथ भी किस चीज क्या करता है? वो गुहा लेख का निर्माण कराता है। गुहा लेख कैसे होगा तो मैं बताता हूं। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब वापस एक एक करके पकड़ना चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्तंभ लेख की। किसकी बात करते हैं? पुत्री है भाई। हाँ, संघमित्र नहीं है, संघमित्रा है। बच्चों मैं स्तंभ लेख से स्टार्ट कर रहा हूं, आप सुनते चलिएगा। आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है लाइन टू लाइन। ठीक है। अब बुक की चीज को आप पढ़ के आने को मैं बोला भी था, आप नहीं पढ़ के आओगे ये मेरे को पता भी है, पर वापस से सुन लो। देखो स्तंभ लेख में मैंने बताया था 7 बड़े स्तंभ लेख और 3 छोटे स्तंभ लेख। ध्यान से सुनना, आप रटते चलना ना, रटाऊंगा। 7 स्तंभ लेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 6 स्थानों से। 7 स्तंभ लेख का नाम सुनते चलना और मेरे साथ बोलते चलना, 2-2, 3-3 बार बोलना। पहला अभिलेख जो है वो कौशाम्बी अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख?
उसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की खासियत ये है कि अकबर क्वेश्चन जो पूछेगा, अकबर ने उस अभिलेख को इलाहाबाद के किले के अंदर रखवाया है। किसने? अकबर ने। अकबर कहां से आ गया सर? अशोक पढ़ाते हो आएगा भाई। जब सेकंड दिल्ली सल्तनत और मुगल काल चलेगा तो अकबर प्राचीन भारत की तरफ रुख करेगा और समझेगा कि यहां कौन एक महानतम राजा रहा है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी में एक ऐसा प्रश्न सवाल भी बनता है कि प्राचीन भारत में अशोक और मध्यकाल में अकबर और आधुनिक भारत में महात्मा गांधी की तुलना कीजिए। ये तीनों तीन अलग अलग चरण के तीन महान व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो स्तंभ लेख कितने थे टोटल? 7 और 3। 7 स्तंभ लेख में 6 स्थानों से स्तंभ लेख मिले, जिसमें पहला आपको नाम बताया कौशाम्बी। क्या बताया? दूसरा अभिलेख जो है बच्चों वो मेरठ अभिलेख है। कौन सा? और मेरठ अभिलेख को छोटी लता अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक, ध्यान से सुनिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से उठा के उस अभिलेख को कहां ले गया है? दिल्ली ले गया है। बताया था आपको। तीसरा अभिलेख जो है बच्चों टोपरा अभिलेख है, जिसे बड़ी लता अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी लता को क्या बोलते हैं? मेरठ। बड़ी लता को क्या बोलते हैं? टोपरा। ठीक है। अच्छा, टोपरा जो अभिलेख है उसको कहां से कहां लाया गया? तो टोपरा से दिल्ली लाया। किस व्यक्ति ने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया। 3 तरीके के स्तंभ लेख की बात किया। ठीक है, चौथा स्तंभ लेख बताइएगा, रामपुरवा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख कहां है? चंपारण बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा, अशोक के शासन काल में निर्मित रामपुरवा स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस स्थानों से प्राप्त होता है? तो कौन सा स्थान है? चंपारण बिहार। ठीक है। इसी तरीके से लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज 2 तरीके का स्तंभ लेख है, जिसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों लौरिया नंदनगढ़। वो कहां मिलता है? तीनों जो हैं वो चंपारण बिहार से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? चंपारण बिहार से मिलते हैं। टोपरा में याद रखना है फिरोज शाह तुगलक नाम का कोई व्यक्ति है जो टोपरा से दिल्ली ले जाएगा। मेरठ में याद रखना है फिरोज शाह तुगलक नाम का व्यक्ति है जो मेरठ से दिल्ली ले जाएगा। कौशाम्बी अभिलेख में याद रखना है कि कौशाम्बी अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं, या यही अभिलेख जो है वो इलाहाबाद के किले में अकबर ने निर्मित कराया। अकबर ने उस अभिलेख को इलाहाबाद के किले के अंदर रखवाया। ठीक है, याद रहेगा जो प्रश्न बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्तंभ लेख में अशोक के, वो पूछेगा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख के बारे में। बताया था कल कुछ लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख के बारे में। जो आप अशोक स्तंभ देखते हो है ना, कौन सा स्तंभ लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख। मैंने बताया था ना कल। उसी तरीके से बच्चों जो लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख है उसमें क्या होता है? कमल की आकृति होती है शीर्ष पे। शीर्ष पे किसकी आकृति होती है? और 2 और जीव के बारे में है। पहला कौन सा है? राजहंस। राजहंस मतलब जो हंस होता है। राजहंस क्या करता है? मोती चुनने का काम करता है। तो वो जो अभिलेख बनाया गया उसमें कैसा है? ऊपर कमल बनाया गया है, एक साइड उसके स्तंभ में। स्तंभ लेख कैसे होता है? देखो स्तंभ लेख इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। देखिए स्तंभ लेख में क्या होगा बच्चों, ये कमल टाइप का आकृति है यहां पे इस तरीके से। इस तरीके कमल टाइप का आकृति है। बीच में जो है बच्चों यहाँ राजहंस है, जो आपको क्या दिखेगा? मोती चुनते हुए दिखेगा। और अगल बगल आपको मोर के पक्षी दिखेंगे। किसके दिखेंगे पक्षी? मोर के पक्षी। ठीक है, इसका डायग्राम मैं कल दिखा दूंगा। अभी हमारे ऑपरेटर ने डायग्राम अटैच नहीं किया। मेरे पीपीटी में पीपीटी तो डाल दिया, डायग्राम नहीं डाला। तो कल उसको बोला कि डायग्राम क्यों नहीं डाला, तो डालेगा तो मैं आपको कल और दिखा दूंगा, डायग्राम दिखा दूंगा। तो ये क्या है? इसे क्या कह रहे हैं? इसे कहते हैं लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख। क्या कहते हैं? और ये पूछता है लौरिया, देखो 3 प्रश्न बनेंगे लौरिया नंदनगढ़ पे। लौरिया नंदनगढ़ में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो मोर का और राजहंस का और शीर्ष में कमल का, पहली चीज। दूसरा चीज क्वेश्चन पूछेगा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहां मिलता है? तो चंपारण में बिहार में मिलता है। और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख क्या अभिलेख है? तो वो एक स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख मतलब मेन जो मैसेज है बच्चों, वो मैसेज जैसे लिखा है जल ही जीवन है, हर रोड पे मिलता है ना दिखते हुए, यहाँ पे एक मैसेज लिखा गया है। समझ गया क्या कहना चाह रहा है? चलो एक चीज और समझ लो, अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चों, स्तंभ लेख मैंने नाम बता दिए, स्तंभ लेख कंप्लीट हुआ। अभी 3 छोटे स्तंभ लेख वापस बताऊंगा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में या 5 भाषाओं में लिखे गए। सुनते चलिएगा। पहली भाषा कौन सी है?
प्राकृत भाषा। दूसरी भाषा कौन सी है बताओ? ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी। तीसरी भाषा कौन सी है? खरोष्ठी। चौथी भाषा कौन सी है? यूनानी। और एक भाषा कौन सी है? अरमेई। क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2014 में, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किन भाषाओं में नहीं लिखे गए? तो कितनी भाषाओं में लिखे गए? टोटल 5 भाषाओं में लिखे गए, जिसमें बच्चों आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में लिखे गए। ऐसे अभिलेख मानसेहरा, ध्यान से सुनो, मानसेहरा ये भी पूछा गया प्रश्न है ना, ये पूछा है, यूपीपीसीएस ने पूछा है, एमपीपीएससी ने भी पूछा है और सीजी व्यापम ने भी पूछा है। मानसेहरा अभिलेख और सहबाजगढ़ी अभिलेख, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं बच्चों जो किस भाषा में लिखे गए हैं? खरोष्ठी भाषा में लिखे गए। समझिएगा आप, ध्यान दीजिएगा इधर। बच्चों अगर आप भारत का नक्शा देखोगे, तो ये जो क्षेत्र बच्चों, यहां पे जो अभिलेख मिलेंगे, यहां पे 2 भाषाओं के अभिलेख मिलेंगे। एक खरोष्ठी भाषा का अभिलेख मिलेगा, दूसरा जो अभिलेख मिलेगा आपको यहां इस क्षेत्र में, खास करके पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में, आर्मेइक और यूनानी भाषा का मिलेगा। आर्मेइक और यूनानी भाषा का मिलेगा। लेकिन बच्चों ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सी भाषा का अभिलेख मिलेगा? तो जनरली प्राकृत भाषा का अभिलेख मिलेगा या ब्राह्मी भाषा का अभिलेख मिलेगा। अच्छा, आखिर क्वेश्चन पूछने वाला ये 9 अभिलेख को क्यों पूछता है? क्योंकि 2 अभिलेख अपने आप में यूनिक है। इसलिए अशोक के मानसेहरा अभिलेख और सहबाजगढ़ी अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और उनकी भाषा जो है वो खरोष्ठी है। ठीक है, कौन सी भाषा है? खरोष्ठी है। अच्छा, ब्राह्मी भाषा कैसे लिखते हैं? देखो हम कैसे जनरली कैसे लिखते हैं? इधर से इधर लिखते हैं। ठीक है, ब्राह्मी भाषा भी इस तरीके से, खरोष्ठी भाषा उल्टा लिखते हैं। खरोष्ठी भाषा ब्राह्मी भाषा के से उल्टा, अपोजिट लिखी जाती है। समझिएगा, अभी आप लैंग्वेज जब आपको बताएंगे तो आपके मुद्दे, आपके काम की चीज यही है। अच्छा बच्चों, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में लिखा गया? हाँ, कांधार अभिलेख। कल मैंने बताया था कि कांधार अभिलेख है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है बच्चों? 2 भाषाओं में लिखा है। कांधार अभिलेख एक मात्र ऐसा अभिलेख है जो द्विभाषीय अभिलेख है। चलो, आर्मेइक भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया बताओ? लगमान अभिलेख। कैसे आप लोगों को बनता नहीं है यार, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। तुम लोग क्या पढ़ते हो? लगमान अभिलेख है जो बच्चों आर्मेइक भाषा में लिखा गया। आप ना एक काम करना, कोई भी किताब उठाना ना और ढूंढना कि इतना फैक्ट एक जगह दे दिया। आपको एक जगह देने के बाद मेरे फैक्ट की इज्जत नहीं कर रहे हो आप लोग, याद ही नहीं है आप लोगों को कुछ, अब आके बात करते हो। देखो, एक लगमान अभिलेख है जो आर्मेइक भाषा में लिखा गया बच्चों, एक कांधार अभिलेख है जो द्विभाषी अभिलेख है, एक मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख है जो स्पेशली खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है, और एक जो पूरे अशोक के जितने भी अभिलेख हैं जिसमें सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, जो भी मैक्सिमम जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी मैंने किसकी बात की? अभी मैंने बात की 7 इस बड़े अभिलेख की बात की ना, अभी जो भी बात आपसे की। अब मैं 3 छोटे अभिलेख की बात कर रहा हूं। 3 छोटे अभिलेख में मैंने आपको बताया था रूमनदेही अभिलेख। क्वेश्चन जो पूछेगा ध्यान से सुनेगा, अशोक के द्वारा लिखे गए सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? डायरेक्ट सवाल आता है, तो उसका आंसर होगा रूमनदेही अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो अशोक के द्वारा लिखे गए सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रूमनदेही अभिलेख है। और रूमनदेही अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थल की जानकारी मिलती है। मतलब उसी रूमनदेही अभिलेख में लिखा गया है कि बुद्ध कहां गए थे, मतलब अशोक कहां गए थे? अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी क्षेत्र में गए थे। किस अभिलेख में लिखा है? रूमनदेही अभिलेख में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभिलेख का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूं, आप सुनते चलिएगा पूरा। कौन सा अभिलेख की बात किया? रूमनदेही अभिलेख या रूमिनदेही अभिलेख बोलते हैं। ये अभिलेख की खासियत क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है।
बच्चों और छोटे अभिलेख में एक सांची का स्तंभ लेख है और एक कौन सा स्तंभ लेख है, सारनाथ का स्तंभ लेख है। कौन कौन सा स्तंभ लेख है, तो एक सांची का स्तंभ लेख है और एक दूसरा कौन सा स्तंभ लेख है, सारनाथ का स्तंभ लेख है। ध्यान से सुनिएगा, वापस से मैं आज पढ़ा रहा हूं, सारनाथ का स्तंभ लेख। देखो बच्चों, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था ये 7 कौन थे, तो 7 का नाम में मैंने क्या बताया, कौशाम्बी बताया, बताया कि नहीं, मेरठ बताया, फिर क्या बताया, टोपरा बताया, फिर रामपुरवा बताया, फिर लौरिया अरेराज बताया, फिर लौरिया नंदनगढ़ बताया। ये क्या हो गया, बड़े स्तंभ लेख। अब छोटे स्तंभ लेख की बात की, ये 3 की बात की, ये 3 में किसका किसका नाम आया, तो पहला कौन सा है, रोमनदेही अभिलेख, दूसरा कौन सा है, सांची का स्तंभ लेख, तीसरा कौन था, सारनाथ का स्तंभ लेख। जिसमें बच्चों सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारनाथ के स्तंभ लेख की मैंने कल खासियत बताई थी। बताओ भावना, पता है तो क्यों नहीं पता है, चित्र तो सब बताया था, कितने शेर बैठे हैं, कितने और चीजें बताई। आप सिक्का देखे हो, अरे सिक्का देखे हो, अरे अशोक चक्र देखे हो, अशोक चक्र कहां से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया। इतना तो पता होना चाहिए, देश में जिंदा हो, वहीं की मिट्टी का खाना खा रहे हो। देखो अशोक की जो स्तंभ लेख की खासियत है, उसमें देखो 4 सिंह हैं। अच्छा, 4 सिंह जो है बच्चों, वो चारों दिशाओं में बैठे हुए। मैंने डायग्राम, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैंने डायग्राम बना के नहीं बताया था क्या कल, 4 अलग अलग दिशाओं में 4 शेर बैठे हुए। कैसे नहीं याद रहता है, बिल्कुल याद नहीं रहता है। कितने बार बोला कि पढ़ना चालू करो। 4 सिंह हैं, 4 शेर बैठे हुए हैं, 4 अलग अलग दिशाओं में बच्चों, कुछ इस तरीके से अपोजिट करके चारों शेर अलग अलग बैठे हुए। ठीक है, बताया था ऐसा कुछ। फिर 4 शेर के अलावा दूसरा वहां पे जो एक चक्र बना हुआ है, चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। और 24 तीलियां का चक्र कैसे, चक्र है, फिर एक पशु है, फिर चक्र है, फिर एक पशु है, फिर चक्र है, फिर एक पशु है। इस तरीके से क्या है, राउंड शेप में वो है। अशोक का स्तंभ लेख देखियो ना, उस तरीके का रहता है। अब देखो तो उसमें क्या है, उसमें देखिए चक्र के साथ साथ कितने जानवर का उल्लेख किया गया, 4। पहला कौन सा है, चलो एक सिंह हो गया, फिर एक हाथी हो गया, फिर घोड़ा हो गया और बैल हो गया। ये सारनाथ के स्तंभ लेख का वर्णन है। पूछता है ना बच्चों कि भारत का लिया गया अशोक चक्र कहां से लिया गया, तो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिखा गया। तो इसकी बात है, बोलेगा सारनाथ के स्तंभ लेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 3 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा 1 2 2 3 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। आपको सही करना रहेगा, तो आपको डिटेल पता रहेगा तब तो करेंगे। तो ये आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको 7 बड़े स्तंभ लेख और 3 छोटे स्तंभ लेख इसका जिक्र किया। मुझे ये 14 वृहद शिलालेख पढ़ाना है, जो आज का मेन कंटेस्ट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले बात करते हैं किसकी, गुहा लेख। ध्यान से सुनिएगा। देखो मान लो आपने देखा होगा कि जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे मैं से आप देखते ना, एक हाथ ऐसे रख देते हैं और कुछ दिन बाद 5-6 साल बाद देखो यहाँ पे हमारी माता श्री का स्पर्श है, इस पे करते हैं ना आप लोग। उसी तरीके से गुहाओं में अलग अलग गुफाएं जो बनाई गई थी, बिहार जो बनाए गए थे बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए या अन्य लोगों को रहने के लिए, तो हर गुहा लेख में कुछ ना कुछ मैसेज लिखा था। जैसे जब आप विद्यालय जाते हो तो शिक्षा इसकी जननी है, समाज को शिक्षा बढ़ा सकती है ना। जब आप रास्ते में चलते तो आपको एक मैसेज लिखा मिलता कि जल ही जीवन है, ये इस तरीके का मैसेज है। उसी तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म को लेके या सत्कार्य को लेके जितने भी मैसेज जनता तक पहुंचाने थे, उसने किसके माध्यम से पहुंचाए, स्तंभ लेख के माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से, गुहा लेख के माध्यम से। इतना समझ आया। गुहा लेख में स्पेशली वो मैसेज इसलिए लिखते थे ताकि वहां कोई व्यक्ति आके रहे तो उसे भी समझ में आए कि राज्य में एक राजा है जो इस तरीके का प्रशासन चाहता है। समझ गया, तो अब समझिएगा गुहा लेख की बात करेंगे। तो गुहा लेख जो है वो भारत में देखो 2 जगह से प्राप्त हुए गुहा लेख। कहां, एक है बराबर की गुफा, बराबर की पहाड़ी है, उसको काट करके जो बनाई गई है गुफा, वो बराबर की पहाड़ी। दूसरा जो है बच्चों वो नागार्जुनी की गुफा। किसकी गुफा, नागार्जुनी की गुफा।
इन दो गुफाओं को इन दो पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई गई। नागार्जुनी की पहाड़ी को काट करके गुफाएं बनाई गई, इसलिए उसको नागार्जुनी की गुफा बोल देना। और बराबर की पहाड़ी को काट करके बनाई गई है गुफाएं। तो अब देखो, इसमें गुफाओं को बनाने में, गुहा लेख लिखने में दो व्यक्ति का योगदान है। पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है अशोक, और जो दूसरे व्यक्ति है वो अशोक का पौत्र यानी दशरथ। अशोक का पौत्र है दशरथ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अशोक ने कितने गुहा लेख या कितने गुफाओं का निर्माण कराया? 3। कितनी गुफाएं हैं? 3। मैंने कल 3 लिखा है। कितनी लिखा है? 3, जिसमें कर्ण चौपार, विश्व की झोपड़ी और सुदामा। कौन कौन सा? तो कर्ण चौपार, विश्व की झोपड़ी और सुदामा। ये 3 गुफाओं का निर्माण किसने कराया बच्चों? अशोक ने कराया। किसने कराया? अशोक ने कराया। इसी तरीके से बच्चों दशरथ ने क्या कराया? लोमस ऋषि की गुफा और क्या बोले? गोपिका गुफा। कौन सी गुफा? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया है? ऑप्शन: लोमस ऋषि की गुफा, गोपिका की गुफा, सुदामा गुफा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सुदामा गुफा। ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो गुहा लेख की अगर बात करोगे इसकी, अशोक की, तो अशोक ने कितने गुहा लेख का निर्माण कराया है? तो अशोक ने कायदे से 3 गुहा का निर्माण कराया है, और दशरथ ने 2। दशरथ की गोपिका गुफा और लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अशोक के बृहद शिलालेख। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अशोक के बृहद शिलालेख। सामने जो दिख रहा है उसको देखना नहीं है, समझ रहे हो? देखने के लिए मैं नहीं बनाया हो, याद करना चालू करना है। क्या कर रहा है? याद कर रहा हूं। देखो, अशोक के 14 शिलालेख हैं जो बच्चों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं जिसपे प्रश्न पूछेगा। जितने टाइप के प्रश्न पूछेगा मैं बताऊंगा। अशोक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मौर्य प्रशासन में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इस 2 जगह से प्रश्न पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी आपको डिटेल में पढ़ाया गया था, अशोक की बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। देखो, अशोक के 14 जो अभिलेख मिले हैं, इसमें अशोक ने अलग अलग जनता को मैसेज दिया। कैसे मैसेज दिया? अशोक दिग्विजय की नीति से कौन सी नीति अपनाया? धर्म विजय की नीति अपनाया। यानी धर्म को उसने सर्वोपरि रखा, और जो बौद्ध धर्म बोलता है उस हिसाब से मैं क्या करूंगा? उस हिसाब से मैं क्या करूंगा? उस हिसाब से मैं देश के निर्माण का या राज्य प्रशासन का निर्माण करूंगा। ठीक है, क्योंकि अशोक ने किसका चीज किया? धम्म नीति को अपनाया, इसलिए उसका प्रशासन धीरे धीरे समय के साथ कमजोर होते गया। उसने हथियार नहीं उठाए, उसने धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ा, अपना प्रशासन का विस्तार किया। तो जो उसने 14 जो बृहद शिलालेख लिखे थे उनमें ये मैसेज किया था, जिसमें पहला शिलालेख जो है, ध्यान से सुनिएगा, पहला शिलालेख है। अब सब इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। क्यों? कहां है ध्यान तुम्हारा? कहां है? हाँ, किसकी फोटो देख रहे हो? सामने देखो ना, याद करवा रहा हूं। पहला जो शिलालेख है, पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा किसे है? जो इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, 5 शिलालेख इंपॉर्टेंट है, वो 5 रटवाऊंगा लास्ट में, लेकिन हम एक बार पूरे 14 को देख लेते हैं एक बार।
क्या पता क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे तो हमें बनना चाहिए, कम से कम सुना सुना तो लगे, ऑप्शन काटते तो बने। पहला किससे रिलेटेड है? पशु बलि की निंदा। बच्चों पशु बलि की का जो उत्सव मनाया जाता है वो जब जब सामाजिक उत्सव मनाया जाता है तब पशु को काटना मतलब पशु को काट के बलि चढ़ाई जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, पशु बलि की निंदा या सामाजिक उत्सव के समय पशु बलि निषेध, मतलब आप पशु बलि नहीं दे सकते हो। अशोक के शासनकाल में ये आ गया, पहला याद रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा है पशु और मानव चिकित्सा संबंधी, यानी अगर व्यक्ति मनुष्य अगर बीमार हो जाएगा तो राजा के आदेशानुसार जो वैद्य रहेगा वो मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का कार्य करेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मनुष्य और पशु के चिकित्सा संबंधी कार्य के बारे में अशोक के किस नंबर के अभिलेख में वर्णन किया गया? तो दूसरे नंबर का शिलालेख में, दूसरे नंबर के बृहद शिलालेख में। याद रहेगा दूसरा नंबर कौन सा है? पशु और मानव चिकित्सा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। राज्य की तीसरा जो अभिलेख है उसमें क्या कह दिया गया कि महामात्य, मतलब होता है राजा के साथ जो और मंत्री परिषद के लोग काम करते हैं या अधिकारी वर्ग जो काम करते हैं वो, तो हर अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि हर 5 वर्ष में वो नीचे जाएगा, मतलब गांव पे जाएगा, एक एक गांव घूमेगा और ये निकालेगा कि हर एक गांव की क्या क्या समस्या है। तो इसमें लिखा है कि राजकीय अधिकारियों को युक्त राज्य प्रादेशिक को प्रत्येक 5 वर्ष का दौरा करने का आदेश। ये इसी तीसरे अभिलेख में बच्चों एक और चीज ऐड करेंगे, माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा को लेकर भी अशोक ने बात कही थी। कौन से अभिलेख के माध्यम से? तीसरे अभिलेख के माध्यम से। कौन से अभिलेख के माध्यम से कही थी? तीसरे अभिलेख के माध्यम। इसके अलावा बच्चों ब्राह्मणों के प्रति आदर, मित्र और ब्राह्मणों के प्रति आदर, मित्र और ब्राह्मणों के प्रति आदर की बात कही गई। ठीक है। चतुर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बनेगा, देखो एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था बच्चों देखो दिग्विजय नीति दिख रहा, दिग्विजय से कौन सी नीति आई? धर्म विजय। और जो दिग्विजय होता है, दिग्विजय के समय भेरी घोष किया जाता है। भेरी घोष क्या होता है? जब महाभारत आप लोग टीवी में देखते थे तो सुबह होती थी तो एक बिगुल बजता था कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, ऐसे करके एक बिगुल बजता था। वो जो बिगुल है वो भेरी घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? और वो भेरी घोष को समाप्त करके धम्म घोष बना दिया गया, मतलब अब धर्म की बात होगी, अब सुविचार की बात होगी। तो इसी चीज को लेके कहा है किसमें? चौथे अभिलेख में। कौन से अभिलेख में कहा है? चौथे अभिलेख में कहा गया। ठीक है, तो क्या कहा गया चतुर्थ अभिलेख में? भेरी घोष द्वारा धम्म नीति का उद्घोष। भेरी घोष द्वारा धम्म नीति का उद्घोष। देखो पांचवा शिलालेख, देखो पांचवा शिलालेख में कहा गया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है। धम्म महामात्र कौन है बच्चों? मैंने महेंद्र और संघमित्रा बताया था अभी। महेंद्र और संघमित्रा को क्या करता है अशोक? श्रीलंका भेजता है कि तुम जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी धर्म प्रचारक थे उनकी नियुक्ति करता है पहले, और उनको कहां भेजता है? उनको ग्राउंड पे भेजता है कि आप जाके जमीनी स्तर पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इसके लिए वो धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। इसका जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में? पांचवें अभिलेख में। तो पांचवें अभिलेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है। चौथे अभिलेख में भेरी घोष को हटा करके धम्म घोष की नीति। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा। तीनों याद हुआ कि नहीं? याद हुआ। माता पिता की सेवा, मित्र और ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव, ये कौन से अभिलेख में? तीसरे अभिलेख में। चलिए देखिए छठवें अभिलेख में जो है वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा आम जनता राजा से मिल सकती है। सातवें अभिलेख में सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता, ये है। आप नहीं भी याद करेंगे चल जाए, ठीक है, आप बस देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? आठवां अभिलेख धर्म यात्रा का उल्लेख, बोध गया का भ्रमण। पूछता है प्रश्न कि बोध गया का भ्रमण किसने किया था? अशोक ने किया था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो आठवें अभिलेख में किया गया। तो अशोक के द्वारा लिखे गए बृहद शिलालेख में, आठवें नंबर के बृहद शिलालेख में अशोक बोध गया का भ्रमण किया था। बोध गया कौन सा क्षेत्र है? जहां पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी, है ना? कौन से वृक्ष के नीचे?
पीपल ब्रिज के नीचे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के। कौन से ग्राम में? लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी में तो पैदा हुए थे, कुंडल ग्राम में तो मृत्यु हुआ था। वाह रे। 9वां देखो, धम्म समारोह की चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वां, अशोक ने आदेश दिया कि राजा उच्च अधिकारी प्रजा की सोचे, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। 10वां नंबर का पूछता है बच्चों, या फिर 10वें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तो 11वां नंबर है। 11वां नंबर ये इंपॉर्टेंट है कि धम्म नीति की व्यवस्था किसमें की गई है। तो धम्म नीति की व्यवस्था किसमें, कौन से अभिलेख में लिखा है? 11वें नंबर का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 13वें नंबर का अभिलेख है। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का। तो देखिए, यूपी पीसीएस एक बार प्रश्न ये पूछा था कि स्त्री महामात्र की व्यवस्था, यानी स्त्री को धर्म प्रचार के लिए आप आगे कर सकते हैं, इसका उल्लेख कौन सा है? तो 12वें अभिलेख में है। अब बच्चों, कलिंग युद्ध जहां से पूरा अशोक की नींव बनती है, उसका उल्लेख किसमें है? तो 13वें अभिलेख में। ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। अपराध करने वाली आठवीं जाति, आठवीं जाति एक खूंखार जाति हुआ करती थी, उसका उल्लेख भी कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में, ठीक है। अशोक सभी व्यक्ति को बौद्ध धर्म के हिसाब से धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। कौन? अशोक। कौन? अशोक। कौन से अभिलेख में? 14वें अभिलेख। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको सामने दिखा दिए फोटो, अब मैं याद कराऊंगा और पूछूंगा तुमसे, ठीक है। पहला अभिलेख किससे संबंधित है? सभी लोग ध्यान से अपना आंख, कान, नाक, गला सब खोल लो। पशु बलि की निंदा। चौथा अभिलेख किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, भेरी घोष को खत्म करके धम्म घोष की नीति को अपनाना। ये कौन सा अभिलेख है? चौथा अभिलेख। तीसरा अभिलेख कौन सा है? थोड़ा सा याद करो, तीसरा अभिलेख कौन सा है? माता पिता के प्रति, मित्र के प्रति, ब्राह्मण के प्रति उदार व्यवहार। ये कौन सा अभिलेख में है? तीसरे अभिलेख में। पहला, तीसरा, चौथा, ये 3 अभिलेख याद हुआ। पहला किससे संबंधित है? पशु बलि। तीसरा किससे संबंधित है? हाँ, उदार व्यवहार को लेके कहा गया है। अगला कौन सा है? भेरी घोष को हटा करके धम्म घोष की नीति को अपनाना। याद रहेगा, ठीक है। और ध्यान से, एक बार और ध्यान से देखो, भेरी घोष हो गया। 5वां, धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, पांचवा। पांचवा कौन सा है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। कौन सा है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। आगे देखो, 8वें अभिलेख में क्या बोला गया है कि बोध गया का भ्रमण। किसका भ्रमण? अशोक के द्वारा। 11वें में क्या लिखा गया है? धम्म नीति की व्यवस्था। 12वें में क्या लिखा गया? स्त्री को महामात्र बनने की व्यवस्था। 13वें में कलिंग युद्ध। 14वें में कहता है कि अशोक द्वारा लोगों को धार्मिक जीवन बनाने के लिए प्रेरित करना। चलो, पहला, तीसरा, माता पिता, मित्र, ब्राह्मण सबके प्रति उदार व्यवहार रखना। चलिए, चौथा बताइए, सबसे सरल। भेरी घोष को हटाकर धम्म घोष की नीति को अपनाना है। चलिए इधर बताइए, इधर पांचवा क्या बोलता है? बताइए। धम्म महामात्र की नियुक्ति। 8वां क्या बोलता है? आठवां क्या बोलता है? बोध गया का भ्रमण। 8वां क्या बोलता है? सुनो इधर, 8वां क्या बोलता है? बताया ना वो, अभी तुमसे मैंने 8वां पूछा, वो बताया, तुमने सुना नहीं। क्या बोला उसने? बोध गया का भ्रमण बोला। चलिए, पहला क्या है? तीसरा क्या है? माता पिता, मित्र और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार। चौथा क्या है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाना। चलिए, 5वां क्या है? धम्म महामात्र की नियुक्ति। फिर उसके बाद 8वां क्या है? बोध गया का भ्रमण करना। 9वां क्या है? 9वां नहीं, 11वां क्या है?
बताओ हिमांशु, 11वां क्या है? धम्म नीति की व्यवस्था है, ठीक है। 13वां क्या है? 12वां, 13वां, 14वां, 3वां बताओ। कलिंग 13वां हो गया। और कलिंग में कौन सी जाति? आठवीं जाति। कौन सी जाति? आठवीं जाति का होगी। अशोक बोलते हैं कि बौद्ध धर्म का जनता में, बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म का जनता को अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। 12वां क्या बोलता है? ठीक है। 1 से लेकर 14 तक जो इंपॉर्टेंट है सब बताओ। एक है पशु बलि की निंदा, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक है पशु बलि की निंदा। तीसरा, ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा, भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की नीति को अपनाना, ठीक है। पांचवा, धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 8वां, हाँ ठीक है, 8वां में बोध गया का भ्रमण किया है, ठीक है। 11वां, धम्म नीति की व्यवस्था। 12वां, स्त्री महामात्रों की व्यवस्था। 13वां, कलिंग युग का वर्णन और अपराध करने वाली 8वीं जाति का उल्लेख। 14वां, अशोक के द्वारा लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। बच्चों 12वां ही अभिलेख में सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, मतलब सभी धर्म के प्रति क्या, उदार रहना, उसके प्रति रिस्पेक्ट करना। ये कौन कहते हैं? अशोक कहते हैं। बच्चों बता दिया 14, अब नहीं याद कराऊंगा। जितना याद कराना तो मैं अपनी तरफ से मेहनत कर लिया हूं, अब आप याद कर लो। इससे ज्यादा अगर आप याद नहीं कर पाते तो आपकी बुद्धि अति कमजोर है। आप उसको उस पे आप सवेरे सवेरे 4 बजे से घिसना चालू कीजिए और 7 बजे तक घिसेंगे तो मजबूत होगी, है ना। एक्सरसाइज क्या कीजिए दिमाग का, किताब में फैक्ट देख के किताब बंद करके फैक्ट को एक बार में रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। आपके इस पे जंग लग चुका है क्योंकि इसका प्रयोग किए नहीं आप। अब ध्यान से सुनेगा, मैं आप लोगों को बच्चों बता रहा था, स्तंभलेख मैंने बता दिया, फिर मैंने क्या बता दिया, शिलालेख बता दिया। 14 के 14 शिलालेख मैंने आपको बता दिया और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा मैंने आपको क्या कराया, गुहालेख कराया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो इसमें 2-3 बातें और रह जाती हैं वो ये है कि अशोक के शिलालेख जो है या अशोक के अभिलेख पढ़ने का सबसे पहले कार्य किसने किया था? टी फैंतलर ने किया था। किसने किया था? कब किया था? 1750 एसी में, 1750 एसी या एडी में। अभी 1750 किस व्यक्ति ने पहली बार पढ़ने का प्रयास किया या किस व्यक्ति ने पहली बार इसकी खोजा? टी फैंथलर। किसने खोजा? टी फैंथलर। बच्चों इसी तरीके से इसी क्रम में सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ने का कार्य किया है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने। उसने कब किया है? 1837 में। 1837 में अशोक के शिलालेख या अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक आप लोग पढ़ लियो। इस पे अब मेंस के सवाल भी लिख सकते हो। पूछेगा अशोक के अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब मेंस का आंसर सुनो कैसे लिखोगे। अशोक ने अपने शासनकाल में दिग्विजय की नीति के बजाय धर्म विजय की नीति को अपनाया और चूंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, अतः उसने अभिलेखों के माध्यम से जनता में धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये 10 नंबर के सवाल का इंट्रो हो गया। इंट्रो आंसर राइटिंग में पहला इंट्रो पार्ट हो गया। इंट्रो के बाद बॉडी क्या आएगा? अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। यहीं पे बच्चों लिस्ट बनाओगे आप। स्तंभलेख में पहला स्तंभलेख, अब सुनते चलो, कौशाम्बी का अभिलेख, ठीक है, या कौशाम्बी का अभिलेख, कोई प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मेरठ का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, लौलिया अरेराज का अभिलेख, रामपुरवा का अभिलेख। ये कौन से अभिलेख हो गए? 7 बृहद अभिलेख। लिस्ट बनाती
हर एक अभिलेख में क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में लिख दिए कि अकबर ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को कहां रखा है, इलाहाबाद के किले में रखा। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से अभिलेख कहां ले गया, दिल्ली ले गया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा के अभिलेख को लेकर दिल्ली ले गया। रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख चंपारण बिहार में, लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख की क्या खासियत है, उसमें कमल, मयूर और राजहंस की तीनों पक्षी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, अब छोटे अभिलेख की बात करते हैं। अशोक के 3 छोटे अभिलेख है। अशोक के जितने भी अभिलेख है उसमें सबसे छोटा अभिलेख है रुमनदेही अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? अच्छा, रुमनदेही अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ बच्चों? तो नेपाल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? जिसमें अशोक बुद्ध के स्थान लुम्बिनी गए थे, इसका उल्लेख है। किस अभिलेख में? रुमनदेही अभिलेख में। इसके अलावा और कौन सा अभिलेख है? सांची का अभिलेख। इसके अलावा और कौन सा है? सारनाथ का। सारनाथ के अभिलेख की खासियत क्या है? 4 सिंह, 4 अलग अलग पशु, सिंह, बैल, घोड़ा और हाथी। ठीक है, कितनी तीलियां? 24 चक्र, 24 तीलियों वाला 4 चक्र। ठीक है, याद रहेगा। ये किसका हो गया? सारनाथ का स्तंभलेख छोटा। अब शिलालेख की बात करें तो शिलालेख के बारे में सुना। पहले बृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा, तीसरे बृहद शिलालेख में माता पिता का आदर, मित्र के प्रति आदर, ब्राह्मण के प्रति उदार व्यवहार रखना। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की बजाय धम्म घोष की नीति को अपनाना। 5वें बृहद शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करना। ठीक है, 8वें शिलालेख में बुद्ध के द्वारा भ्रमण करना, बुद्ध के स्थान का भ्रमण करना अशोक के द्वारा। इसका उल्लेख किसमें? 8वें शिलालेख में। ठीक है, 11वें शिलालेख में कहा गया है धम्म नीति की व्यवस्था की बात कही गई। ठीक है, 12वें में सर्वधर्म संभाव की बात की गई है, साथ ही स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई। 13वें में कलिंग युद्ध की बात की गई और आठवीं जाति जो अपराध करती है उसका उल्लेख। ठीक है, 14वें में यह कहा गया है कि बौद्ध धर्म का अनुकरण करना चाहिए जनता को, या जनता को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। इसमें किसमें कहा गया? 14वें अभिलेख। तो ये इसका अभिलेख हो गया। इसके अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहले कार्य किया था 1837 में जेम्स प्रिंसअप ने। इसके अभिलेख को खोजने का सबसे पहले कार्य किया था टी फैंतलर ने। अशोक ने 2 तरीके के गुहालेख, मतलब अशोक के संदर्भ में 2 तरीके के गुहालेख मिलते हैं। पहला जो गुहालेख है बराबर की पहाड़ी को काटकर बनाया गया गुहालेख। दूसरा जो गुहालेख है नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर बनाया गया गुहालेख। बराबर की पहाड़ी को काटकर बनाया गया गुहालेख, और इसमें को हमने कैसे पढ़ा है? 2 पार्ट में, एक अशोक के द्वारा, एक अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा। अशोक ने कौन कौन सा बनाया? तो अशोक ने 3 गुहा, कर्ण चौपार, विश्व की झोपड़ी और सुदामा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे दशरथ की तो उसने 2, गोपिका गुफा और लोमस ऋषि की गुफा। याद रहेगा, ये इसका क्या है? गुहालेख। कितनी भाषाओं में लिखे गए? 5 भाषाओं में लिखे हैं। सर्वाधिक कौन सा है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, ब्राह्मणी भाषा, खरोष्ठी भाषा, अरमैक भाषा, यूनानी भाषा। अरमैक भाषा में लिखा गया अभिलेख कौन सा है? तो लगमान अभिलेख। द्विभाषी भाषा में लिखा गया अभिलेख कौन सा है? तो कांधार अभिलेख। खरोष्ठी भाषा में लिखा गया अभिलेख कौन सा है? तो उसमें सहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। जितना पढ़ाया उतना रिवाइज भी करा दिया। आपको कंठस्थ होना चाहिए। अशोक के अभिलेख से प्रश्न बनते हैं। अशोक का अभिलेख अगर प्राचीन भारत में पूछेगा तो अशोक एक इंपॉर्टेंट राजा है, इसलिए इस संदर्भ में बहुत सारा डिटेल में बताया है। ठीक है बच्चों, आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है। देखो, आने वाले में हम पढ़ने वाले हैं कि मौर्यकालीन साम्राज्य का महत्व क्या है। मेंस में प्रश्न पूछता है मौर्यकालीन साम्राज्य का महत्व क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो उसमें बताया गया है कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है। इसको जो आपकी बुक में है वो मेंस बेस्ड बुक है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पढ़ाऊंगा तो प्री थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर दूंगा। तो ये क्या है, इसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा कि आर्थिक प्रणाली में कैसे होता था। कृषि 2 प्रकार की होती थी, प्रशासनिक इकाई कैसी थी, उसकी सामाजिक प्रणाली कैसी थी। तो आगे जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो दरअसल इस तरीके से देखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा अशोक, मतलब ऐसे नहीं, एक सेकंड, हम किसको पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मौर्य काल। क्या पढ़ रहे थे? मौर्य काल। समझिएगा ना, मौर्य काल को पढ़ने का तरीका क्या होता है, या किसी भी काल को पढ़ने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप राजनीतिक व्यवस्था देखते हो। क्या देखते हो? राजनीतिक व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, क्या देखते हो? राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के बाद आप सेकंड चीज क्या देखते हो?
भौगोलिक व्यवस्था या भौगोलिक विस्तार। क्या देखते हो? भौगोलिक विस्तार। ठीक है। तीसरा क्या देखते हो? सामाजिक स्थिति, सामाजिक विस्तार या सामाजिक स्थिति। अगला क्या देखते हो? आर्थिक स्थिति। क्या देखते हो? आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था। क्या देखते हो? आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था। इसमें देखते हो धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति को बच्चों दो तरीके से बांटते हैं। एक पुरातात्विक धर्म वाले चीजें जिसमें आपका अभिलेख आ गया पूरा, और अगला जो देखते हो वो ये देखते हो कि इसमें कोई साहित्य का निर्माण तो नहीं हुआ है। ठीक है, कोई साहित्य तो नहीं बना है। और फिर क्या देखते हो? पतन के कारण। इस तरीके से मेंस पढ़ा जाता है या किसी भी टॉपिक को पढ़ना है हिस्ट्री में। अच्छा, इस तरीके से पढ़ना है। मौर्य प्रशासन ऐसे मैंने बांटा था, तो मौर्य प्रशासन जब ऐसे बांटा तो राजा को पकड़ना। राजनीतिक व्यवस्था में क्या पकड़ते हो? दो चीजें पकड़ते हो, एक राजा और उनका प्रशासन। तो हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक राजा हो गए, दूसरा प्रशासन हो गया। अरे ये यूनिक तरीका है एकदम पढ़ने का, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। ऐसे ही पढ़ना है पूरे चीज को, जितनी भी चीज पढ़ोगे इसी तरीके से पढ़ना है। देखो, तो राजा को आपने किसको पकड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया है? नंद वंश के राजा घनानंद को। फिर आपने किसको पकड़ा? बिंदुसार को पकड़ा। फिर आपने किसको पकड़ा? अशोक को पकड़ा। फिर इसके बाद कौन आएगा? तीवर। फिर कौन आएगा? दशरथ। अंत में कौन आएगा? बृहद्रथ। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम रूप से शक्तिशाली राजा अशोक था। तो आपने पूरे राजाओं को पकड़ लिया। राजाओं को पकड़ के मैंने इनमें इनका जीवन परिचय, इनके टाइम की चीजें, इनके टाइम की महत्वपूर्ण चीजें, अभिलेख कहां से मिले, क्या मिले। अच्छा, जब किसी काल को पढ़ते हो तो शुरू में, सबसे शुरू में प्रस्तावना पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? प्रस्तावना। सबसे मेन चीज तो मैंने बताया नहीं, प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर काल को जानने के क्या स्रोत है? मतलब मौर्य काल को अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो कहां से जानेगा? तो मौर्य काल को जानेगा पुरातात्विक स्रोत से, और दूसरा साहित्यिक स्रोत से। मैंने ऐसे ही पढ़ा है बच्चों, याद कीजिए। पुरातात्विक स्रोत में मैंने कौन सा अभिलेख बताया? जूनागढ़ अभिलेख बताया ना। ठीक है बच्चों, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत में मैगस्थनीज के इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आप किसी भी काल को पढ़ोगे तो पहले प्रस्तावना, उसको जानना कैसे है। फिर आप पढ़ोगे उसकी राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में राजाओं को पढ़ा आपने। फिर आपने क्या पढ़ा? प्रशासन। तो प्रत्येक राजा के शासनकाल में प्रशासन क्या होता है ये नहीं, मोटा मोटा प्रशासन क्या होता है ये समझते हैं। तो मैं बच्चों आपको, और ये जो है ये किसी भी काल का, ये किसी भी लोग जब पढ़ाते हैं तो उनको ऐसे नहीं पता होता कि कैसे पढ़ाना है। तो लोग जब पढ़ाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये पढ़ा दिया मतलब काल खत्म हो गया। नहीं, ये पढ़ाए हो मतलब आप 70% चीजें उस काल के बारे में बताए हो। लेकिन अब उसका अच्छा याद रखिएगा बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था और भौगोलिक विस्तार एक साथ चलते, क्योंकि राजा ही क्या करता है? भौगोलिक विस्तार करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था और भौगोलिक विस्तार क्या होता है? एक साथ चलता है। बस भौगोलिक विस्तार में ये होता है, जैसे बताते हैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ? विस्तारीकरण चालू हुआ। विस्तारीकरण क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। बिंदुसार ने उसमें विदेशी संबंध को अच्छा बनाया। बताया था ना, बिंदुसार ने विदेशी संबंध को अच्छा बनाया। उसके शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत आए। साइरस के राजा के साइड से आए, सीरिया के राजा के साइड से आए, और कहां से आए? मिस्र के राजा के साइड से आए। फिर अशोक ने क्या किया? अशोक ने धार्मिक प्रचार इतना शानदार किया कि लोग अशोक को जानने लगे, और इसने भी बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार किया। लेकिन इसके बाद इन लोगों ने उतना मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त होते होते मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। यानी कि भौगोलिक विस्तार क्या हो गया? उसका भौगोलिक विस्तार छीन लिया गया। किसके द्वारा छीन लिया गया? तो बृहद्रथ जो था बच्चों, मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी, जो मौर्य काल के जस्ट बाद का काल। ठीक है, और कौन सा वंश आएगा? तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वकाटक वंश। बताया ना मैंने कैसे, कहां पे विदेशी आक्रमण, कहां पे देशी आक्रमण। उसके लिए वो वाली क्लास जरूर आप देखिएगा। अब देखिए आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ते हैं बच्चों? कि किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है कृषि से। हाँ, भारत के बारे में अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, तो उसका एग्रीकल्चर देखो। पहले उद्योग लगते थे क्या? नहीं, पहले सेवा थी। क्या सेवा शुरू से थी? अरे कोई भी चीज बनाओगे तो उसको सेवा तो रहेगी। तो कृषि हो गया, कृषि के बाद क्या हो गया? व्यापार हो गया। व्यापार कितने पार्ट में होता था? 2, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। और तीसरा क्या हो गया? मुद्रा चलन।
अगर बहुत सारी मुद्राएं बनी, चांदी की भी सिक्का चल रहा है, शीशे का भी सिक्का चल रहा है, तांबे का भी सिक्का चल रहा है, सोने का भी सिक्का चल रहा है, तो क्या समझ जाएगा कि राजा जरूर अमीर रहा होगा, तभी वो इतने तरीके की मुद्रा चलन चलाता है। यानी मुद्राओं की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उस काल की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, इस बच्चों जब आप पढ़ोगे तो इसी तरीके से धार्मिक स्थिति में देखोगे तो पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या देखा, स्तंभ लेख देखा कि नहीं देखा? अरे अशोक की चीजें देखी कि नहीं देखी? तो इसमें सबसे मेन है अभिलेख, फिर हमने शिलालेख देखा, फिर हमने क्या देखा, गुहा लेख देखा। क्या मंदिर निर्माण का क्रम यहाँ पे चालू था? तो याद रखिए यहाँ पे मंदिर निर्माण नहीं हुआ, मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी गुप्त काल में। कब होगी? और साहित्य की बात करेंगे बच्चों तो साहित्य में क्या क्या आएगा? तो साहित्य में मेगास्थनीज के इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज, जैसे मोगलीपुत्र तृतीय ने कथा सरित सागर लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक है, और क्या लिखा? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब की रचना इसी टाइम पीरियड में हुई है। ठीक है, और पतन के कारण तो मौर्य साम्राज्य क्यों पतन हो गया तो ये पढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने आपको अभी ये पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, आर्थिक धार्मिक पतन के कारण। ये एक लेक्चर का है, और प्रशासन ये एक लेक्चर का है जिसको हम कल पढ़ेंगे और जिसको हम आज पढ़ने वाले थे, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं तो आपको बनता नहीं, तो वापस रिवाइज कराना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे ना, जो जो लिखा है। किताब किस लिए हो? पढ़ने के लिए। तो किताब में पढ़ के कीवर्ड्स हाईलाइट करना चालू कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।